Welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss photorespiration. Photorespiration जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आगे जो भी हम C4 प्लांट एंड कैम प्लांट ये सब पढ़ेंगे उसका संबंध फोटोरेस्पिरेशन से होता है। इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फोटोरेस्पिरेशन क्या है। फोटोरेस्पिरेशन के नाम से ही हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं कि रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दो टर्म्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। अगर हम इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखें कि फोटोसिंथेसिस, जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा है कि भाई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो इनसाइड अंदर की तरफ जाएगी, इनसाइड दी साइड। O2 जो है वो आउटसाइड बाहर निकलेगी, और इन दोनों रिएक्शन का जो फाइनल आउटकम आएगा वो ये आएगा कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे सिंथेसिस होगा, राइट। यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म होगा। ये किस तरीके से फॉर्म होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फोटो रेस्पिरेशन को देखें तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन तो अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। इसका मतलब ये एक तरीके का रेस्पिरेशन जैसा ही है। तो यहाँ पे CO2 जो है वो अंदर न जाके कहाँ जाएगी, आउटसाइड बाहर जाएगी। जो ऑक्सीजन है वो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाएगी, और इसका फाइनल आउटकम ये होगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म नहीं होगा, वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज होगा, या फिर मैं ये कहूँ यूटिलाइज नहीं होगा, ये थोड़ा सा यूटिलाइजेशन थोड़ा सा शब्द गलत होगा। कार्बोहाइड्रेट जो यील्ड है वो ड्रॉप होगी, कम होगी। प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं बनाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके का रेस्पिरेशन ही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। इसकी शुरुआत होती है, एक वैज्ञानिक थे ऑटो वारबर्ग, राइट। ऑटो वारबर्ग एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि वही जो प्लांट्स होते हैं उनमें O2 की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक जो यील्ड होती है वो ड्रॉप आउट हो जाती है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्टिविटी है, या मैं ये कहूँ फोटोसिंथेसिस जो यील्ड है, मतलब टोटल जो जितना भी बनना चाहिए वो ड्रॉप आउट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। तो ऐसा लगता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन समस्या ये थी कि इन्होंने इस इवेंट को कि भाई लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो यील्ड है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो रही है, ये रिपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। इसीलिए इन्होंने इसको ऑटो वारबर्ग इफेक्ट बोल दिया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इसको आप ऑटो वारबर्ग इफेक्ट बोलिए। एक्चुअली ये फिनोमिना क्या था, ये क्यों हो रहा था, इसके बारे में वारबर्ग ने बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है डेकर एंड टियो। डेकर एंड टियो, इन्होंने इस फिनोमिना को फिर से स्टडी किया, और इन्होंने जिसमें स्टडी किया था वो थे टोबैको प्लांट। तो इन्होंने इस इवेंट को कि ये है क्या ऑटो वारबर्ग इफेक्ट, तो टोबैको प्लांट में इन्होंने ये फिर से स्टडी किया, एंड इन्होंने जिस टेक्निक्स का यूज किया वो थी इंफ्रारेड CO2 एनालाइजर।
इंफ्रारेड CO2 एनालाइजर, ये कोई टेक्निक्स होती है, उसका इन्होंने यूज किया था। और डेकर एंड टियो ने ही इस इवेंट को फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले बोला। तो फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म है, वो फोटो रेस्पिरेशन टर्म जो है देने का जो क्रेडिट है वो डेकर एंड टियो को जाता है। ऑटो वार्बर्ग ने इवनली सबसे पहले बताया, लेकिन वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये फिनोमेना क्या है, और इन्होंने इसको फोटो रेस्पिरेशन न कह के ऑटो वार्बर्ग का, बाद में डेकर एंड टियो आए जिन्होंने टोबैको प्लांट में फिर से इस चीज को स्टडी किया और इसको इंफ्रारेड CO2 एनालाइजर टेक्निक से स्टडी किया। टोबैको प्लांट में इसको फोटो रेस्पिरेशन टर्म दिया, राइट। फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म है ये दे तो दिया इन्होंने, लेकिन मैकेनिज्म जो है इसकी इन्होंने नहीं दी। इसकी मैकेनिज्म जो है बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं टॉलबर्ट, राइट। तो टॉलबर्ट जो वैज्ञानिक थे, प्रपोज्ड मैकेनिज्म, प्रपोज्ड फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। तो फोटो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है वो टॉलबर्ट दी, राइट। तो ये थोड़े से 2-3 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये फोटो रेस्पिरेशन आखिर हो क्यों रहा है, राइट। ये तो थोड़ा सा कुछ इवेंट था। थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाके देखें, डेकर और टियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एग्जैक्टली इन्होंने देखा क्या कि जैसे 2 प्लांट हैं, राइट। जैसे एक ये प्लांट है टोबैको प्लांट, एक दूसरा टोबैको प्लांट है। तो इन्होंने जैसे मान लो ये A प्लांट है, ये B प्लांट है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कंडीशन A है प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो कंडीशन B है वो है एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। तो यहाँ पे जो है वो लाइट नहीं है, नेगेटिव लाइट मतलब यहाँ लाइट नहीं है। तो इन्होंने ये देखा कि अगर लाइट की प्रेजेंस में ये जो प्लांट है ये मोर O2 ऑक्सीजन ज्यादा ले रहा है और ये CO2 भी ज्यादा छोड़ रहा है, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये ऑक्सीजन कम ले रहा है, लेस O2, और ये CO2 भी कम छोड़ रहा है, लेस CO2। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि जब लाइट देखा तो इन्होंने ये देखा कि ये प्लांट जो है C3 प्लांट O2 ज्यादा ले रहा है और CO2 भी ज्यादा छोड़ रहा है, लेकिन लाइट की एब्सेंस में ये O2 कम ले रहा है और CO2 भी कम छोड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि लाइट की प्रेजेंस में ये प्लांट एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन कर रहा है। इसीलिए इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन्होंने डेकर एंड टियो ने इस फिनोमेना को फोटो रेस्पिरेशन टर्म दिया। फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म इवॉल्व हुआ है वो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हुआ है, राइट। अब इसकी मैकेनिज्म जो है बाद में टॉलबर्ट एक वैज्ञानिक को उन्होंने दी। बाद में फिर ये क्लियर हुआ कि ये सारी कहानी जो है ये रुबिस्को एंजाइम के कारण क्रिएट हो रही है। देखिए, हमने रुबिस्को एंजाइम जब पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में, तो हमने एक चीज आपको बताई थी कि रुबिस्को एंजाइम के अंदर 2 तरीके की एक्टिविटी पाई जाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें 2 तरीके की पाई जाती है। पहली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी। पहली जो है वो क्या है? कार्बोक्सिलेज। और दूसरी जो है वो है ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज कहते हैं CO2 का एडिशन और ऑक्सीजनेज कहते हैं ऑक्सीजन का एडिशन। तो रुबिस्को एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पे CO2 भी बाइंड हो सकती है और O2 भी बाइंड हो सकती है। यहां पे जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है
इसके अंतर्गत ये करता क्या है कि RUBP जो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि हमने केल्विन साइकिल में भी पढ़ाया है, RUBP के साथ ये CO2 का एक एडिशन कर देता है और RUBP यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 1 कार्बन CO2 से आता है। इस तरीके से 6 कार्बन रिएक्शंस में आ जाते हैं और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे 3PGA के बन जाते हैं। इसको हम केल्विन साइकिल में डिटेल पढ़ चुके हैं, ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के कारण होता है। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण ये करता क्या है, RUBP के साथ जहां इसको CO2 बाइंड करना था वहां CO2 को बाइंड ना करके ये ऑक्सीजन बाइंड कर देता है। एक्टिव साइट वही है, सबस्ट्रेट भी वही है, लेकिन उसके साथ जिस मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 ना होके ऑक्सीजन हो जाता है। अब इसके पास तो 5 कार्बन है, ऑक्सीजन के पास कोई कार्बन नहीं है, तो रिएक्शन में 5 कार्बन एंटर हुए, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बन जाता है और एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का बन जाता है। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट, ग्लाइकोलेट। अब ये जो 3PGA का मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, ये आगे चल के ये 3PGA ये तो आगे एंटर हो जाएगा C3 साइकिल में, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में एंटर हो रहा है? ये एंटर हो जाएगा एंटर इनटू C3 साइकिल। लेकिन ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड और बाकी के जो 2 कार्बन होते हैं वो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को मिल जाते हैं। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है 2 कार्बन कंपाउंड है जो कि यहाँ पे बन रहा है अपार्ट फ्रॉम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है आगे जो है ये मेटाबोलाइज होगा और यही आगे चल के फोटो रेस्पिरेशन पैदा करता है, एंटर इनटू फोटो रेस्पिरेशन, और यही आगे चल के C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में एंटर हो जाता है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो RUBP है ये ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होना चाहिए था। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अगर ये परफॉर्म करता रूबिस को तो RUBP जो है वो CO2 को फिक्स करवाता और आगे चल के वो ग्लूकोज बनती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ जो है RUBP जो है उससे एक मॉलिक्यूल तो 3PGA का बन गया, लेकिन एक मॉलिक्यूल जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का बना है जिसमें 2 कार्बन है, ये फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल में एंटर हो गया है। अब ये उस साइकिल में क्या कर रहा है ये तो आगे हम मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन ये मेन रूट से डाइवर्ट हो गया। इसका मतलब प्लांट को अब कुछ ना कुछ लॉस होगा और यही लॉस उसको प्रोडक्टिविटी में होता है। क्योंकि अगर ये RUBP, मान लो किसी प्लांट के पास 100 RUBP हैं, एक सेल में 100 RUBP के मॉलिक्यूल, उसमें से 70 RUBP तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करना है, लेकिन 30 RUBP जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण केल्विन साइकिल में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कम तो हो गई ना। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है रूबिस्को, जो एंजाइम है रूबिस्को और जो सबस्ट्रेट है RUBP, वो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन एक्टिविटी के कारण वो फोटो रेस्पिरेशन में एंटर कर जाते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन से फायदा कुछ भी नहीं है, आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म में, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर, राइट। तो अगर हम ये देखें लिमिटिंग फैक्टर, जो लिमिटिंग फैक्टर फॉर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, फॉर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तो देखिए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को जो फैक्टर बढ़ाते हैं उसमें जैसे CO2 कंसंट्रेशन, या अगर हम वैसे करें लाइट इंटेंसिटी,
पहला फैक्टर हम देखते हैं लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, राइट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड O2 कंसंट्रेशन, इन तीनों ही फैक्टर्स के जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसका मतलब अगर आप इन तीनों को बढ़ाओगे तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे CO2 जो कंसंट्रेशन है, अगर आप CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका मतलब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ऑक्सीजन एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये फैक्टर हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्वेटर पे जो प्लांट है वहां तो लाइट भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे प्लांट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा शो करेगा। जैसे जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो एक सेंटर पॉइंट लाइन होती है उसको इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है और लाइट इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि यहाँ रूबिस्को में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। इसीलिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन से लॉस भी बहुत ज्यादा होने लगा। बाद में यहाँ से C4 प्लांट डेवलप हुए लेकिन इक्वेटर पे ही ऑक्सीजन एक्टिविटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अब ये तो हमने देखा कि ये फोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को के कारण हो रहा है। क्वेश्चन अब ये उठता है कि रूबिस्को ऑक्सीजन और CO2 के साथ, दोनों के साथ एक साथ बाइंड कैसे हो जाता है। एंजाइम तो बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जैसे रूबिस्को एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, तो होता क्या है, इस एक्टिव साइट पे CO2 भी इक्वली बाइंड हो सकता है और O2 भी इक्वली बाइंड हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 की अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये भी लीनियर होती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी लीनियर होती है। इस कारण एंजाइम जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और एक्टिव साइट पे दोनों ही मॉलिक्यूल इक्वली बाइंड हो सकते हैं। अगर रूबिस्को को CO2 मिलेगी तो वो CO2 से बाइंड हो जाएगा, O2 मिलेगी तो वो O2 से बाइंड हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है दोनों, क्योंकि दो हो रहे हैं CO2 और O2, दोनों की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये तो हमें थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि भाई फोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है। अगर हम ये मैकेनिज्म देखें, फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखें तो जैसे RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड, जैसा कि मैंने बताया, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, इसके साथ रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण अगर ऑक्सीजन बाइंड होती है तो ये 2 कार्बन कंपाउंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में टूटता है और 3 कार्बन कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है। इसी को हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-PGA भी बोलते हैं, ये तो आगे चल के केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा और ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये आगे चल के फोटो रेस्पिरेशन का रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके कारण आगे चल के क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब कैसे होगा उसको हम मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो मैकेनिज्म है उसमें 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी ट्रिक है CPM, हमेशा याद रखना। इनिशियल रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद कुछ रिएक्शन पेरोक्सिसोम्स में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर कुछ रिएक्शंस फिर पेरोक्सिसोम्स में, फिर क्लोरोप्लास्ट। मतलब इस तरीके से रिएक्शन चलती हैं। क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ये वापस आते हैं पेरोक्सिसोम्स में, पेरोक्सिसोम से वापस फिर आते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में। तो इस तरीके से ये पैटर्न पाया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो RUBP जो है ऑक्सीजन के साथ, RUBP जैसे यहाँ पे ये बाइंड हुआ है, RUBP में 5 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब ये बाइंड होता है तो यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड बनता है,
फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन कंपाउंड बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये तो केल्विन साइकिल में एंटर हो गया, लेकिन जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये केल्विन साइकिल में ना एंटर होके ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, राइट। तो इस एंजाइम के कारण, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। इसको मैं अगर पूरा नाम ना लिख के शॉर्ट में अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं पीजी फटेज। पीजी मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट, फटेज मतलब फॉस्फेटेज। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है और फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव के बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट जो है अब क्लोरोप्लास्ट को छोड़ देता है और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के अब ये आ जाता है पेरोक्सीसोम्स में। पेरोक्सीसोम्स में क्या होता है, ग्लाइकोलेट जो है यहाँ पे ग्लाइऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइऑक्जिलेट में यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजनेट एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है इसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज करता क्या है, ये ग्लाइकोलेट के साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है और ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्जिलेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे H2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है और इस H2O2 को आगे चल के वाटर एंड ऑक्सीजन में कैटलेज एंजाइम तोड़ देता है और ये कैटलेज एंजाइम पेरोक्सीसोम्स में पाया जाता है, ये आपको पता ही है। ये जो ग्लाइऑक्जिलेट बना ये यहाँ पे ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप दिया जाता है। NH2 ग्रुप देने के लिए जो एमिनो एसिड है वो काम करते हैं। जो एमिनो ग्रुप जैसे ग्लाइऑक्जिलेट के साथ ऐड होगा तो ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन एमिनो एसिड जैसे ही यहाँ बनेगा तो ग्लाइसिन जो है वो अब पेरोक्सीसोम्स को छोड़ देता है और अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एक ग्लाइसिन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी तक कहीं भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन थे तो ग्लाइसिन में भी कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, 2 ग्लाइसिन जब आ जाते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन एक ही तो होगा नहीं, यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और 2 ग्लाइसिन के पास टोटल कार्बन कितने हो गए, एक के पास 2 कार्बन होते हैं, तो टोटल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो कार्बन कर रहे हैं वो 4 कार्बन कर रहे हैं। तो 2 ग्लाइसिन जो है वो ऐड होके एक 3 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं सीरीन। सीरीन के अंदर कार्बन की संख्या होती है 3। अब समस्या ये है, रिएक्शन में कार्बन तो एंटर हुआ है 4 और प्रोडक्ट बन रहा 3 कार्बन का, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक CO2 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 निकलती है इस रिएक्शन में और एक जो है अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है NH4 आयन के रूप में। यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलते हैं जिनको NAD जो है वो ले लेता है और NADH बना लेता है। तो इसका मतलब इस स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑक्सीडेटिव यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है क्योंकि CO2 निकल रही है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, राइट, क्योंकि यहाँ CO2 अगर निकल रही है तो इसीलिए डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। तो डिकार्बोक्सिलेशन, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है एंड डीएमिनेशन भी हो रहा है क्योंकि अमोनिया भी निकल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीएमिनेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे कई बार एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये फोटो रेस्पिरेशन में किस ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत होता है, किस ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। या फिर कई बार वो घुमा के पूछ लेता है कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो है या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो है उसमें कौन से एमिनो एसिड भाग लेते हैं या कौन सा एमिनो एसिड बनता है या कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, तो यहाँ पे NAD बनता है।
और ये फाइनली हाइड्रोजन को लेने के बाद NADH+ H+ में कन्वर्ट